तो आज हम क्लास 9th की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसको फॉलो करेंगे। बहुत से टर्म ऐसे हैं एनसीईआरटी के अंदर जो लिखे तो हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं है, तो हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर ओलंपियाड की। अगर हम चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो चीजें आगे आसान हो जाएंगी। देखो, जो 9th की फिजिक्स का सिलेबस है वो 11th की फिजिक्स का ही बेस है। ठीक है, मान के चलो कि ये छोटा वर्जन है उसका 11th की फिजिक्स का। ठीक है, तो अगर अभी से हम इन चीजों को समझ लेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाके जिनको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, सबको इसलिए जेई का एग्जाम देना पड़ेगा या नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो वहां पे भी हमें यही चीजें दोबारा से पढ़नी है। ठीक है, तो अच्छा है कि हम अभी से इनको बहुत अच्छे से समझें और फिजिक्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट डेवलप करें। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फिजिक्स का एनसीईआरटी का जो 8th चैप्टर है मोशन, वहां से जो है क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम उस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी का 8th चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, रेस्ट मतलब स्टेशनरी। रेस्ट और स्टेशनरी जो है वो एक ही बात है। ठीक है, हम अभी तक क्या मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज ना करें वो क्या है, वो रेस्ट पे है या स्टेशनरी है। जैसे आपका घर है, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आप उठे और घर जो है वो चल के कहीं और चला गया? नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहां पे घर है वो वहीं पे ही रहता है। ठीक है, टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। इसलिए हम कह देते हैं कि ये रेस्ट पे है और ये मोशन में है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये घर जो है ये है रेस्ट पे। ठीक है, ऐसे ही ये ट्री है। ट्री जो जहां पे रहता है वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रेस्ट पे। ऐसे ही जैसे ये कार है, ये कार थोड़ी देर पहले यहाँ पे थी और फिर थोड़े टाइम बाद चल के ये यहां से इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब ये हुआ कि इसने टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इसका मतलब ये मोशन के अंदर है। हम बहुत सी चीजें अपने आसपास देखते हैं जैसे एरोप्लेन, ट्री और बहुत से कुछ हम खुद जब चलते हैं तो हम टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम सब मोशन में हैं। तो लेकिन ये मोशन को और रेस्ट को डिफाइन करने की बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अगर हम फिजिक्स के अंदर बात करें तो हम रेस्ट और मोशन को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखो, ये रोड है। ठीक है, रोड पे एक बस जा रही है। ये एक बस है वो जा रही है। रोड साइड पे एक बच्चा खड़ा है और एक ट्री है जो रोड साइड पे है। ठीक है, बच्चों इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है? तो आपने कभी देखा है कि जब आप बस में ट्रेवल करते हो, ठीक है, बस चल रही है, अगर आप साथ में अपने पैसेंजर को देखो तो क्या वो मूव करता है? जहां पे वो है वो वहीं पे ही रहता है आपके। अगर आप उसको देखो क्या होता है कि पैसेंजर जहां पे है वो वहीं पे ही रहता है। ठीक है, ऐसे ये बस है। बस के अंदर ये लोग बैठे हैं तो लोगों को क्या लगे आपस में? उनको लगेगा कि ये जो लोग हैं ये टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा है, अगर ये बच्चा है, इससे पूछें कि जो अंदर बस के अंदर जो लोग बैठे हैं क्या वो मूव कर रहे हैं, तो वो कहेगा हाँ कि ये तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। जैसे ये बस यहाँ पे थी, चलते चलते यहाँ पे आ गई बस, मान लो ये बस जो है चलते चलते यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो बच्चे को क्या लगेगा? बच्चा कहेगा कि ये जो बस थी, जो इसके अंदर लोग बैठे थे, उन्होंने टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इसका मतलब ये सब लोग जो हैं वो मोशन के अंदर हैं। ठीक है, बट जो बस के अंदर बैठे हैं वो अगर साथ वालों को देखें तो क्या लगेगा उनको कि वो सब रेस्ट पे हैं। ठीक है, ऐसी अगर ये बस है, ये बच्चा है, बच्चा जब ट्री को देखता है, बच्चे को ट्री क्या लगेगा कि ये रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि बच्चा भी खड़ा है वहीं पे और ट्री भी है। तो ट्री जो है बच्चे के साथ, बच्चा जब देख रहा है, बच्चा क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वर है।
ठीक है? जब बच्चा ट्री को देखेगा उसको लगेगा ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रेस्ट पे है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो, ठीक है? तो हम जब खिड़की से बाहर की विंडो से हम बाहर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो ट्री हैं वो पीछे जा रहे हैं, जो ट्री हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे जब ये बस है, ये बस मूव करते-करते जब ट्री को क्रॉस करेगी, तो जो बस के अंदर लोग बैठे हैं उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि जो ट्री है वो पीछे, जो ट्री है वो पीछे जा रहा है। लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है? बच्चे को तो लग रहा है कि ट्री वहां पे रेस्ट पे है। ठीक है? बच्चे को लग रहा है ट्री रेस्ट पे है और बस के अंदर बैठे लोगों को लग रहा है कि ट्री मोशन के अंदर है। तो रेस्ट और मोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है? जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। इसका क्या मतलब हुआ? एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन। मूविंग फॉर वन पर्सन मतलब जो बस के अंदर है उसको क्या लगेगा कि ट्री जो है वो मूव कर रहा है पीछे की तरफ। लेकिन यही ट्री इस बच्चे को क्या लग रहा है? इस बच्चे को लग रहा है कि ये रेस्ट पे है। ठीक है? तो इस बात को हमें फिजिक्स के अंदर ये बात समझनी है कि रेस्ट और मोशन इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम उनको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं किसी चीज को देख रहा हूं, तो अगर वो चीज मैं मेरे देखने पे अगर मैं देख रहा हूं तो अगर वो चीज मेरे रिस्पेक्ट के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो चीज मोशन के अंदर है। ठीक है? मैं ऑब्जर्वर हूं, जैसे ये बच्चा है, बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो क्या देख रहा है ट्री को कि ट्री अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। ठीक है? ऐसे ही बस के अंदर जो लोग जो हैं वो बाहर बच्चे की तो लग रहा है कि बच्चा देख रहा है कि बस मूव कर रही है और बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो मूव कर रहे हैं। लेकिन बस में अंदर जो लोग बैठे हैं वो साथ वालों को देखेंगे, उनको लगेगा कि वो रेस्ट पे है। ठीक है? क्योंकि कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है? ऐसी आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक और एग्जांपल दिया है। जैसे ये देखो, अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड ऐसे-ऐसे घूमती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है। ठीक है? और अर्थ ऐसे भी घूमती है, खुद भी घूमती है और घूमते-घूमते सन के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। ठीक है? जब अर्थ ऐसे-ऐसे घूमती है, खुद अगर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, डे और नाइट फॉर्म होते हैं। और जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो सीजन्स फॉर्म होते हैं। सीजन्स का मतलब जैसे कि विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है, और समर सीजन, ये सीजन्स सब फॉर्म होते हैं। ये आप अपनी जियोग्राफी के अंदर पढ़ोगे, अगर नहीं हमने कभी पढ़ी तो मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अर्थ मूव कर रही है, अर्थ ऐसे भी मूव कर रही है, ऐसे रिवॉल्व भी कर रही है, तो हमें पता क्यों नहीं लगता कि जो चीजें हैं वो मूव क्यों नहीं कर रही हैं? हम देखते हैं हमारा घर जहाँ पे है वहीं पे रहता है, जहाँ पे ओशियंस है वो वहीं पे रहते हैं। क्यों अपनी पोजीशन ये चेंज नहीं करते हैं जब ये सब चीजें इतना मूव कर रही हैं? ऐसे भी मूव कर रही हैं, रोटेट भी कर रही हैं, रिवॉल्व भी कर रही हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता लगता। क्यों नहीं पता लगता? देखो, आप मान के चलो कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रीज भी हैं, हाउसेस भी हैं, ये देखो एनिमल्स दिखा रखे हैं, ठीक है? ये ओशियंस भी हैं, ठीक है? सब अर्थ के ऊपर है। अब आप मानो कि अर्थ एक बड़ी बस है। अब आप मानो कि जो अर्थ है, एक एज्यूम करो कि ये एक बहुत बड़ी बस है और हम सब उसके पैसेंजर, ठीक है? और ये जो है, ये घर हैं, ये ट्री हैं, ये सब आप मानो कि ये क्या है? ये सामान है बस में पड़ा। ठीक है? तो जब बस चलती है, तो अंदर वालों को क्या लगेगा कि वो चीज़ें जो हैं, वो स्टेशनरी हैं। ठीक है? वो रेस्ट पे हैं क्योंकि उनकी पोज़ीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है? ये भी एक तरह से बस जो अर्थ है, ये एक बड़ी बस को एज़्यूम करो आप कि ये बड़ी बस है, उसके अंदर सब सामान पड़ा है। तो हम भी जो ऑब्ज़र्वर है, ऑब्ज़र्वर भी इस बड़ी बस में ही है। हम जो हैं, हम भी अर्थ में ही हैं। अब हम अर्थ को देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि सब चीज़ें रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम इस अर्थ से बाहर चले जाएँ, इस अर्थ से बाहर चले जाएँ, जैसे कि ये है, ये बाहर चला गया। अगर वो अर्थ को देखेगा, उसको क्या लगेगा कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर सामान है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम हैं, घर है, ट्री है, ओशियंस हैं, सब के सब मूव कर रहे हैं। ठीक है? सब के सब मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है, वो बाहर चला गया।
जैसे कि अगर हम बस से बाहर चले जाए, बच्चा था वो बस के बाहर खड़ा था, उसको क्या लग रहा था कि बस चल रही है, बस के अंदर के लोग चल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर का सामान भी मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये जब अर्थ से बाहर चला जाएगा कोई, ठीक है, जैसे स्पेसशिप के अंदर हम चले गए, बाहर से देख रहे हैं, तो फिर लगेगा कि अर्थ के ऊपर जितना भी है सब कुछ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फिर हमें इस बात का एहसास हो, ठीक है। तो मोशन की डेफिनेशन जो है, अब आपको पता लग गया होगा कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से उसको देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोशन की डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड की है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो चीजें टाइम के साथ में अपनी को चेंज करेंगी, इसका मतलब वो मोशन के, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है, स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। आई होप कि आपको जो है डायरेक्शंस का पता होगा कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है। जैसे कि मैं फिर भी बता देता हूं आपको, ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है ईस्ट, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ये है वेस्ट। ऊपर जो होती है वो होती है नॉर्थ, ठीक है, और नीचे जो होती है वो होती है साउथ, ठीक है। आपको पता लग गया डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब हम रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे थे। तो रेफरेंस पॉइंट में हमने कहा कि स्कूल इन द विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। ये क्या बता रहा है कि रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है, तो रेलवे स्टेशन ये रहा, ठीक है, यहां से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर है। तो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन जो है, जहां से हम डिस्टेंस को बता रहे हैं, वो क्या है, वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे स्कूल बताना हो कि वो ये आइसक्रीम पार्लर है, यहां से कितनी दूर है, क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा स्कूल इज 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन जो है वेस्ट है, तो वेस्ट ऑफ आइसक्रीम पार्लर। इसका क्या मतलब हुआ कि स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर वेस्ट के अंदर है, 4 किलो वेस्ट के अंदर है आइसक्रीम पार्लर से। तो आइसक्रीम जो पार्लर है, ये जो आइसक्रीम पार्लर है, वो क्या हो गया, वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। वो क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम चीजों को नापते हैं, जहां से हम उनको मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप अगर जब ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा कि ये ऐसे बोर्ड आते हैं, ये ऐसे बोर्ड आते हैं रोड्स पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सीकर सिटी है, जो सीकर सिटी है, वो यहां से 16 किलोमीटर की, तो ये क्या है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहां से हमें पता लगता है कि सीकर सिटी जो है यहां से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से हम चीजों को मेजर करते हैं, जहां से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा हमने साइन बोर्ड देखा होता है जब रोड्स पे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये जैसे लिखा है न्यू दिल्ली 500 किलोमीटर, बॉम्बे 800 किलोमीटर, बेंगलोर 1200 किलोमीटर। इससे क्या पता लगता है कि यहां से, जहां से हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, यहां से न्यू दिल्ली जो है वो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। ऐसे अगर हमें पता लगता है कि बॉम्बे जो है वो यहां से 800 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम चीजों को मेजर करते हैं, जहां से वो हमें बताता है कि यहां से कितना दूरी पे है, ठीक है। आई होप कि आपको रेफरेंस पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर बना है, ठीक है। हम उनको समझते हैं कि कौन कौन सा मोशन उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। म-
जैसे ये एक रोड है, ठीक है, और ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये कौन सा मोशन कर रही है? ये कर रही है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे अगर फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है, रोल कर रही है, रोल कर रही है, तो वो कौन सा मोशन हो गया? वो हो गया रोटेशनल मोशन, वो हो गया रोटेशनल, ठीक है। देखो मोशन जो होते हैं ना, मोशन बहुत टाइप के होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन भी होते हैं, ठीक है। हम बस उनको जान रहे हैं कि कुछ टाइप्स जो हैं उनको हम देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं। जैसे ये था रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर भी शो किया हुआ है। देखो ये जो पहिया है वो कैसे घूम रहा है, वहीं पे रुका हुआ है लेकिन घूम रहा है, ठीक है। ये कौन सा मोशन है? ये है रोटेशनल मोशन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने एक बॉल है उसको रस्सी से बांधा और ऐसा से घुमा दिया, ठीक है, तो ये कौन सा मोशन है? ये होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, एक रस्सी से एक बॉल को बांधूं, और जैसे कि ये रस्सी है, ये एक रस्सी है, ठीक है, इससे मैंने एक बॉल को बांधा, ठीक है, इसको यहां पे ले जाके मैंने छोड़ दिया, तो क्या करेगा? ये स्विंग करेगा, ऐसे बॉल जो है यहां पे जाएगी, फिर यहां पे आएगी, फिर यहां पे जाएगी, यहां पे आएगी, ठीक है। तो इस मोशन को हम बोल देते हैं, ये क्या है? ये पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि फिक्स टाइम के बाद में अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जैसे ए से स्टार्ट किया और वापस ए में आने में उसको 2 सेकंड लगे, तो अगली बार भी उसको वापस आने में 2 सेकंड ही लगेंगे। लेकिन ये चीजें जो है एनसीईआरटी के अंदर इतनी डीपली गिवन नहीं है। हम जब 11th क्लास के अंदर आएंगे तो हम हर मोशन को अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको पता लगा होगा कि रोटेशनल मोशन कैसा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है वाइब्रेशनल या पीरियोडिक मोशन को। देखो, ये देखो, ये जो बॉल है वो ऐसे ऐसे स्विंग कर रही है, ठीक है। ये कौन सा मोशन है? ये है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक, ठीक है। तो आई होप कि आपको टाइप ऑफ मोशन जो है पता लगे होंगे, ठीक है। बहुत से टाइप के मोशन जो होते हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उनके सिर्फ नाम गिवन है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कौन कौन से मोशन होते हैं, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि 4 टाइप के मोशन होते हैं। 4 टाइप के मोशन मतलब जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम यहाँ पे हमारे 9th के सिलेबस के अंदर हम स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़े, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर सेकंड पेज के अंदर एक लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, लेकिन कहीं एक्सप्लेन नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई का मतलब जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि आलू है, पोटैटो है, टोमेटो है, अनियन है, हम बोल देते हैं कि ये 2 kg है, 3 kg है, या फिर मैं कहूँ कि डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। इनको हम क्वांटिफाई या इनको हम मेजर कर सकते हैं। अगर आपको कहूँगी कि अगर आप बताओ कि कितना इमोशंस जो है आपके वो कितनी परसेंट है, आप कहोगे कि सर इसको मेजर कैसे करेंगे? जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि लव, जैसे इमोशन, सैड, एंगर, ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। इनको हम ये नहीं बता सकते कि ये 2% है, 5% एंगर है और 10% सैड है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो फील की जा सकती हैं, लेकिन इनको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है असाइन नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? जैसे लव, जैसे एंगर, ठीक है, जैसे सैड, ठीक है, जैसे इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, ठीक है। ये
ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कैन नॉट बी मेजर्ड, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ है, लेंथ को हम बता सकते हैं कि कितनी मीटर है, कितने किलोमीटर। ऐसी मास है, मास क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम है, टाइम कितना, जैसे कि अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मैं एग्जांपल लूं, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। जैसे लेंथ 2 kg है, ठीक है, 2 kg है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है। ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनको हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ी है इससे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर 10 किलोमीटर जो है वो बड़ा है, ठीक है। अगर आप कहो कि आपको मान लो आपको सिबलिंग है, जैसे कि आपका भाई है या बहन है, ठीक है, कौन अपनी मदर से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, तो कोई बता सकता है कौन ज्यादा करता है, क्योंकि ये एक फीलिंग है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंस पता लगा होगा, ठीक है। ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटी होती है 7 टाइप की होती हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। जैसे लेंथ को हम क्या किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर, ठीक है। ऐसी मास को केजी के अंदर, ठीक है, टाइम को सेकंड के अंदर, करंट, ये जो चीजें हैं, जो करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये हम अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी जो होती है वो 7 क्वांटिटी जो होती हैं, शायद आपको इन क्वांटिटीज का पता नहीं होगा, लेकिन हम इनको धीरे धीरे अपने सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता लगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो जब मैं लिख रहा हूं कि जो 10 केजी, अगर मैं 10 केजी लिख रहा हूं, तो इसके अंदर जो 10 है, ये क्या है, ये है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और जो केजी है, केजी क्या बता रहा है, ये बताता है कि यूनिट, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि 10 किलोमीटर, तो ये पहले होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और जो बाद में होता है ये क्या होता है, ये होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें टाइम की, जैसे अब टाइम की बात करें हम, यहाँ पे लिखो 20 सेकेंड्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि जैसे 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो 20 क्या है, 20 सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें वैल्यू बता रही है, ठीक है। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और सेकंड्स जो है, सेकंड हमें बता रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। अगर हम आलू है, जो पोटैटो है, पोटैटो को मेजर करने के लिए तो नहीं बोल सकते ना कि ये 2 किलोमीटर पोटैटो है, ठीक है। तो 20 जो 2 किलोमीटर, जो इसमें 2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमें सिर्फ ये बताती है कि इसकी न्यूमेरिकल, उसकी उसका जैसे अगर केजी की बात करें, उसका वेट कितना है, ठीक है। और जो आगे वाली केजी है वो बताता है कि उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ जैसे 10 केजी था, तो 10 जो होता है, जो फर्स्ट जो होता है, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और बाद वाली जो होती है वो यूनिट होती है। आई होप कि आपको ये बात पता लगी होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इनटू यूनिट, ठीक है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है 10 केजी,
10 केजी था। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी हमारी? 10 थी। 10 जो थी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी और केजी क्या था? केजी हमारी थी। ठीक है? अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अदरवाइज ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है। ये हम जब 11th स्टार्ट करते हैं, 11th की फिजिक्स को, वो फिजिकल क्वांटिटी से ही स्टार्ट होती है। तो आई थॉट कि मुझे ये चीजें बतानी चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इन्होंने टर्म्स को यूज कर रखा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है? और आपको करना क्या है कि आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है 8th चैप्टर का, उसको रीड करना है। ठीक है? रीड करना, अगर जहां पे भी आपको कोई डाउट लगे, उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? हम जो एनसीईआरटी का जो फिजिक्स का सिलेबस होगा उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है? उसके जो भी एग्जांपल्स होंगे बीच वाले, या एनसीईआरटी के अंदर लास्ट की एक्सरसाइज होगी, उनको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है? तो अगली क्लास के अंदर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। ये भी आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज जो है एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम गिवन है। ठीक है? लेकिन हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ताकि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। आपको क्लियर हो चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वेक्टर क्वांटिटीज किनको कहते हैं और स्केलर क्वांटिटीज किनको कहते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं।